नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में गणित के 10 प्रश्न जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए, और आज हम इस वीडियो में उन्हें कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, पहला क्वेश्चन है 3600 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। अक्सर एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है ऐसा सवाल। सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको 3600 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो आप 3600 के जब गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर 4, आपको मिलेगा 3 की पावर 2, आपको मिलेगा 5 की पावर 2। ठीक है। अब करना क्या होता है कि जैसे जो पावर है, इन पावर को आपको लेना है। ठीक है। और इनमें एक एक क्या करना है, पहले ऐड करना है आपको। जैसे यहाँ पर 2 पावर है तो 2 में आपको 1 ऐड करना है। जैसे यहाँ पर 5 पावर है तो 5 की पावर 2 है तो 2 में आपको 1 ऐड करना है। ठीक है। ऐड करने के बाद ये क्या आएगा, 5 आएगा। ये कितना आएगा, 3 आएगा। ये कितना आएगा, 3 आएगा। इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना है। 15 थी 45, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 45। हमेशा ऐसे सवालों को ऐसे ही करना है आपको। सबसे पहले 3600 के गुणनखंड करने, और जो पावर होती है उसमें एक एक ऐड करने के बाद सबका मल्टीप्लाई करना है। तो हम कौन सा ऑप्शन टिक लगा देंगे, ऑप्शन बी 45। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक बेलन की त्रिज्या 150% बढ़ा दी जाती है और इसकी ऊंचाई 20% कम कर दी जाती है। इसकी मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है। तो ऐसे सवालों के लिए एक फॉर्मूला आपने अक्सर पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला है a+b ab माइनस ab बटा 100। लेकिन हम इसे ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको एक अलग मेथड से करेंगे। वो मेथड क्या है, 150% का मतलब क्या होता है, तो 150 बटे 100 क्या होगा, इसे 50 से काटेंगे तो 3/2। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी त्रिज्या पहले 2 थी, अब 3 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 5 हो गई। लेकिन बेलन की त्रिज्या जो होती है वो फॉर्मूले में 2 बार आती है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है बेलन का, एक सेकेंड, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को एक बार लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है इसके आयतन का फॉर्मूला। तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें आर 2 बार आई है, तो जो त्रिज्या जो बड़ी है ना उसे हम 2 बार बढ़ाना है, 2 से 5 और 2 से 5। और एच को देखेंगे तो 1 बार आई है, तो एच का मतलब है 20% की कमी हुई है। 20% 1/5 होता है। 1/5 का मतलब है पहले 5 थी, 1 की कमी हो गई तो कितनी रह गई, 4 रह गई। सॉल्व करते हैं जरा, 5 से ये 5 इधर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और ये 4 से यहाँ पर 4 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इधर 1 बचेगा और इधर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसकी मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ 4 की वृद्धि हुई है, और 4 की वृद्धि कितने में से हुई है, 1 में से हुई है। गुणा करेंगे 100 का, आंसर क्या आएगा बताना, 400% आएगा। और कौन सा ऑप्शन हम टिक लगाएंगे इसमें, हम लगाएंगे अपना सी आंसर। क्या लगाएंगे, सी आंसर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्य ए में एक प्रतियोगी परीक्षा में कुल उपस्थित उम्मीदवारों में से 6% अभ्यर्थियों का चयन किया गया। ठीक है। राज्य बी में समान संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित हुए और 7% अभ्यर्थी चयनित हुए। ठीक है। ए की तुलना में 80 अधिक अभ्यर्थी चयनित हुए। ए की तुलना में 80 अधिक अभ्यर्थी चयनित हुए। प्रत्येक राज्य में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या क्या थी। ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया कि 2 राज्य हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, है ना। दोनों में समान संख्या में है और संख्या में पता नहीं है और प्रतिशत की बात हो रही है, तो दोनों में मैं 100% मान लेता हूँ। ठीक है। इसमें कितने चयनित हुए हैं, तो देखिए इसमें हुए हैं 6%, है ना। और इसमें कितने चयनित हुए हैं, इसमें हुए हैं टोटल का 7%। ठीक है। वो कह रहा है कि राज्य ए की तुलना में 80% अधिक चयनित हुए हैं राज्य बी में, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 1% अधिक चयनित हुए हैं और सवाल में 80 अधिक चयनित हुए हैं, तो 1% का मान कितना हो गया, 80 हो गया। पूछा प्रत्येक राज्य की उपस्थिति बताइए, तो प्रत्येक राज्य में 100% थे और हमें 100% की वैल्यू अगर निकालनी है तो यहाँ हमें 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, तो इधर भी 2 जीरो आएंगे। आंसर इसका क्या होगा बताना, 8000 होगा। ऐसे ऐसे ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। न तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के सवाल होते हैं, न ही बहुत ज़्यादा लो लेवल के सवाल होते हैं। ऐसे मॉडरेट लेवल के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए 80 प्रश्नों वाले एक परीक्षण में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है।
अर्पिता पहले 40 प्रश्नों में से 60% का सही उत्तर देती है, ओके, और उसे पूरे परीक्षण में 75% अंक प्राप्त करने के लिए शेष 40 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या है कि टोटल प्रश्न है यहाँ पर 40, ठीक है। अब क्या किया है उसने कि 80 प्रश्न, अच्छा 80 प्रश्न है तो एक प्रश्न अगर 1 नंबर का है तो टोटल अंक कितने हो गए, 80 हो गए क्या, ठीक है। अब उसे टोटल का 75% चाहिए। टोटल का 75% मतलब 80 का 75%, और 75% होता है 3/4। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये जो आएगा वो आएगा 4 से इसे कट जाएगा 20 बार और 20 या 60, यानी कि उसे टोटल 60 अंक चाहिए, है ना। अब उसने क्या किया कि पहले जो 40 प्रश्न थे उसमें उसके 65% आए, तो 65% कितना होगा 40 का, चलिए निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस जीरो से इस जीरो को काटूंगा और मैं जल्दी से इसको काटूंगा 5 से 13 बार और इसको काटूंगा 5 से 2 बार, 2 से इसको काटूंगा मैं 2 बार, 13 दूनी 26। क्या बताना उसे 40 में से 26 अंक प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। उसे 60 लाने हैं। अब उसका 40 नंबर का पेपर बचा है, वो 26 60 में से ला चुका है, 26 ला चुका है। क्या उसे अभी 34 और लाने होंगे, 34 और लाने होंगे। तो उसने पूछा कि बताइए उसे कितने प्रतिशत और लाने होंगे, कितने प्रतिशत और लाने होंगे। तो मैं कहता हूं कि उसे 34 और लाने होंगे, एक सेकंड, उसे 34 और लाने होंगे, और ये 34 किस में से लाने होंगे, बाकी 40 में से लाने होंगे। परसेंट में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे और इस जीरो से ये जीरो काटेंगे, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से ये कितने बार 17 बार कट जाएगा, 2 से ये 10 जो है वो 5 बार कट जाएगा, 17 पहिए 85 होते हैं। तो अब उसे 40 में से 34 नंबर लाने होंगे, जो परसेंट में कितने होंगे, 85% होंगे, और इसका डी वाला आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि अतुल ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है, अंक प्राप्त किए और 40 अंक से असफल रहा, ओके। वहीं उसके दोस्त सुनील ने 42% अंक प्राप्त किए, जो परीक्षा के लिए न्यूनतम आवश्यक यानी पासिंग अंक से 32 अंक ज़्यादा थे। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या होंगे। अक्सर ये सवाल तुम आपने प्रतिशत वाले चैप्टर में देखा होगा। तो देखिए उसने 30% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, फिर भी वो 40 अंक क्या रह गया, वो फेल हो गया 40 अंकों से, ठीक है। और एक विद्यार्थी है दूसरा, उसने 42% अंक प्राप्त किए हैं, फिर भी वो पासिंग से कितना 32 अंक ज़्यादा लेकर आया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस जो है परसेंट में वो कितने का है, 12% का है। तो 12% का जो डिफरेंस है तो अंकों में कितने का डिफरेंस आया है, यहाँ पर ये फेल हो रहा था, यहाँ ये ज़्यादा लेकर आया है, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या 72 अंकों का आएगा, ठीक है। तो 12% का मान 72 है, तो क्या मैं 1% का मान भाग दे के 6 अंक निकाल सकता हूँ क्या, ठीक है। तो उसने पूछा क्या परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने थे, तो परीक्षा 100% की होती है, 1% का मान 6, तो 100% की वैल्यू क्या 600 होगी, क्या 600 होगी क्या, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन कौन सा, ए। आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक परीक्षा में 3 विषयों में प्रति विषयों के अधिकतम अंक क्रमशः 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 1:2:4 है, ठीक है। अधिकतम अंक है 3 विषय के, ये अनुपात में है। यदि किसी छात्र ने पहले विषय में 40%, दूसरे विषय में 50% और तीसरे विषय में 60% अंक प्राप्त किए हों तो उसने कुल मिलाकर कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल को। देखिए अगर अनुपात में यहाँ बात हो रही है और प्रतिशत में उससे पूछा गया है तो इस अनुपात में क्या करते हैं कि 0 बढ़ा लेते हैं। इससे होता क्या है ना कि इस अनुपात से अगर हम परसेंटेज की वैल्यू निकालेंगे तो वो थोड़ी आसानी से निकल आएगी। वो कैसे, ज़रा देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब ये विषय देखो, मैंने एक, ये अधिकतम अंक है ना एक विषय के, एक, तो एक का अगर मैं 40% निकालूंगा तो पॉइंट पॉइंट में आएगी वैल्यू, तो क्यों ना मैं 2 जीरो सब में बढ़ा लूँगा, अनुपात तो वही रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर ये इस विषय में 40% अंक ला रहा है तो 100 का 40 क्या 40 अंक होता है, ठीक है। इस विषय में 50% अंक लेकर आया है तो 50 यानी आधा लेके आया है तो 200 के क्या 100 अंक लेकर आया होगा, ठीक है। इसमें वो 60% लेके आया है तो 400 का 60% कितना होगा, तो 6 × 4 कर दीजिए, 6 चौक 24 और 1 जीरो आप बढ़ा दीजिए तो 240 अंक लेकर आया। अब उसने पूछा कि उसने कुल मिलाकर कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो परसेंट कैसे निकालते हैं, देखो जिसको परसेंट में बदलना है उसे ऊपर रखेंगे, कितने में से अंक लाया है टोटल वैल्यू नीचे रखेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। हमेशा ऐसा ही करते हैं हमेशा। तो उसने टोटल अंक कितने प्राप्त किए हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 380 अंक प्राप्त किए हैं, कितने 380, लेकिन ये कितने में से प्राप्त किए हैं, तो पूरा पेपर जो था वो यहाँ पर देखिए 700 अंक का था, कितने 700 अंक का। तो अब क्या करना है, परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा और करना है। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं इसे।
दो जीरो से मैं ये 2 जीरो कैंसिल कर दूंगा। 7 का भाग देना है, 7 पद 35 होते हैं, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 होते हैं, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी 54.2 के समथिंग आंसर आएगा। और मेरा सी वाला ऑप्शन है जो आपको दिख नहीं रहा है 54.2% समथिंग इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 54.2। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोला गया है कि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर कोई धनराशि 18/5 वर्षों में 77/50 हो जाती है। ठीक है, प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए, यानी रेट पूछिए। और हमें कभी भी साधारण ब्याज का सवाल आ जाए तो हमें एक फॉर्मूला हमेशा पता होना चाहिए, P/R/T बराबर साधारण ब्याज। ठीक है, अब मूलधन क्या है। अब देखिए, कभी भी कोई चीज़ अगर बटे में लिखी है ना, जैसे 77/50 हो जाती है, तो यहाँ से आपको 3 चीज़ें पता होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, जिससे तुलना की गई है वो चीज़ नीचे होती है, जिसकी बात हो रही होती है वो चीज़ ऊपर होती है। अब यहाँ पर 77/50 हो जाती है, क्या हो जाती है? ब्याज हो जाती है ना। साधारण निवेश की कोई धनराशि हो जाती है, टोटल मिलाकर हो जाती है। तो बताइए, क्या मूलधन 50 रहा होगा तो मेरा टोटल धन कितना हो गया होगा? 77 हो गया होगा। अगर मैंने किसी को 50 रुपये दिए और वो मुझे 77 रुपये लौटा के दे रहा है, तो क्या मेरी ब्याज जो है वो 27 रुपये दे रहा होगा? ठीक है, चलिए इसमें फॉर्मूले में रखते हैं। मूलधन यहाँ पर सवाल में 50 दे रखा है, रेट मुझे पता नहीं है, निकालनी है। समय कितना है? तो 18/5 वर्ष है। वर्ष में दे रखा है तो महीने में बदलने की, सॉरी महीने में तो है नहीं, वर्ष में ही है तो बदलने की जरूरत नहीं है। और ब्याज सामने रखनी पड़ेगी। ब्याज कितनी मिलेगी? 27। फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 50 से इसको काटता हूँ मैं 2 बार, 50 से इसको काटता हूँ मैं कितनी बार? 2 बार। अच्छा, अब क्या करना है? 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18 और 9 ती 27। ठीक है, अब ये बचेगा तुम्हारा 2 से, ये 2 कैंसिल हो जाएगा इधर। तो आर की वैल्यू क्या 15 आएगी क्या? 5 का गुणा इधर 300 हो जाएगा क्या? 15% हो जाएगी क्या? तो इसका आंसर जो सही होगा वो कितना होगा? 15%। कौन सा टिक लगा देंगे? डी वाला ऑप्शन टिक लगा देंगे और जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है कि एम किसी कार्य का 3/4 भाग, एक सेकेंड, एम किसी भाग का 3/4 भाग 12 दिन में पूरा करता है और एन उसी कार्य का 2/7 भाग 8 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर 11/14 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? कभी भी अगर बटे में काम करवा रहे हैं ना तो पूरा काम करना का समय निकाल लेते हैं। अगर देखिए 3/4 काम कर रहा है वो, 3/4 काम कर रहा है वो कितने दिनों में? 12 दिन में। तो अगर बटे में यहाँ पर काम कर रहा है ना तो पूरा काम 1 होगा, और 1 का मान कभी भी निकालना है ना 3/4 उधर भेजना पड़ेगा। तो 3 से ये 12 कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 16। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक काम जो एम है, एम जो है वो एक काम कितने दिन में करेगा? 16 दिन में करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं एन का भी निकाल लेता हूँ। एन पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो वो 8 दिन ले रहा है, तो 2 से ये 8 कटेगा 4 बार, 7 का गुणा 4 से होगा क्या? बताइए, 28 दिन आएगा क्या? ये पूरा काम करने का इनका समय आ चुका है। तो अब तो बड़ा आसान सवाल है, ये तो आपने चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। एम पूरा काम करता है 16 दिन में और एन जो है पूरा काम करता है 28 दिन में, तो एलसीएम लेके पूरा काम आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? 112। अब क्या इनकी क्षमता निकालते हैं। 16 सत्ते 112, 28 चौका 112। ठीक है, इनकी क्षमता आ गई। लेकिन मुझे पूरा काम जो 112 है वो नहीं कराना है, मुझे काम का कितना? 11/14 भाग कराना है। तो 112 का 11/14 भाग कितना होगा बताना जरा। तो 14 से ये 14 अट्ठे 112 होते हैं, 11 8 88। इसका मतलब पूरा काम मुझे 88 कराना है। दोनों से कराना है तो दोनों की क्षमता जोड़कर भाग दे दूंगा। और यहाँ क्षमता कितनी है? 1 की 7, 1 की 4, यानी दोनों की 11। कितना समय लेंगे 88 काम करने में? तो ये 8 दिन में इस काम को ख़त्म कर देंगे। और मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा बताना। पहला ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। एक ट्रेन स्थान एक्स से सुबह 7 बजे चलना शुरू होती है। उसी दिन दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाती है। ठीक है, ये तो ट्रेन की चाल ये है, तो उसकी दूरी बताइए। लो जी, ये भी कोई सवाल है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। इनमें हमें वैल्यू रखनी है और आंसर निकाल लेना है। हमें दूरी पूछी गई है, तो दूरी पूछी गई, दूरी बराबर चाल क्या है बताना। 15 मीटर प्रति सेकंड है। और देखिए दूरी हमें किलोमीटर में पूछी गई है, तो क्यों ना इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लें। तो इसमें 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 18/5 का गुणा। समय कितना है? तो 7 से 1 बज गया,
7 से अगर 1 बजाए तो 6 घंटे लगे होंगे क्या? ठीक है, 6 घंटे लगे होंगे, ठीक है। अब 5 से 15 को मैं काट लेता हूँ 3 बार, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इधर, 6 गुणा 3 कितना होगा? 18, और 18 गुणा 18 कितना होता है? 18 का वर्ग जो होता है वो होता है 324। इसका मतलब जो गाड़ी मेरी चली है ना, ट्रेन मेरी जो चली है वो 324 किलोमीटर चली है। कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा? विकल्प ए जो है बिल्कुल सही होगा। और आज जो है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय दे रखे हैं, ठीक है। जैसे ए में 180 हैं, बी में 20 हैं, सी में 20 हैं, डी में 160 हैं। ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय। देखिए मैंने ये सवाल इसलिए लिया है क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एफ में प्रतिनिधित्व करने वाले जो भी एम्प्लॉय हैं उनका केंद्रीय कोण की माप क्या है। यानी डिग्री में आपको कोई संख्या बदलनी है तो कैसे बदलते हैं। तो एफ में जो काम करने वाले वो कर्मचारी हैं वो 80 हैं। कितने हैं? 80। देखिए यहाँ पर ये रहा 80 हैं, ठीक है। अब देखिए मुझे करना क्या है, यहाँ डिग्री की तुलना या संख्या से करनी है। कैसे करेंगे? देखो इधर, अब डिग्री में टोटल कितना है बताना। तो 1 सेकंड रुकना जरा, मैं सिर्फ कर लूँ, पहले मुझे संख्या लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि हाँ, तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं तो टोटल संख्या जोड़ लेते हैं एक बार, ये कितना है। तो टोटल संख्या ये जुड़कर आएगी, देखते हैं जरा। देखिए 120 और 80 कितना हो गया? एक सेकेंड, मुझे पेन लेना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, 120 और 80 कितना हो गया? 200 हो गया, ठीक है। 180 और 20 कितना हो गया? ये भी 200 हो गया, 400 हो गया, ठीक है। 20 और 20 40, और इस 60 में अगर मैं 40 को जोड़ दूं तो 100 ही हो जाएगा, और 100 इसमें हो गया तो कितना हो गया? ये 200 ये हो गया। तो 200 200 200 कितना हो गया? 600 हो गए। टोटल एम्प्लॉय कितने? 600। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 600 एम्प्लॉय तो टोटल संख्या में है, लेकिन डिग्री में टोटल वैल्यू कितनी है? 360 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए ये टोटल को अगर मैं डिग्री में जोड़ूंगा तो क्या 360 डिग्री नहीं बनेगा? और एम्प्लॉय कितने? 600। तो 600 एम्प्लॉय डिग्री में 360 डिग्री है। मुझे कितने एम्प्लॉय डिग्री में बदलने हैं? क्या मुझे ये 80 एम्प्लॉय डिग्री में बदलने हैं। तो 80 एम्प्लॉय जो है वो डिग्री में कितने होंगे बताना। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 600 का भाग हो जाएगा। बड़ी आसानी से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। हम करते हैं जरा इसे, 360 में 80 का मल्टीप्लाई और 600 का भाग देंगे, ठीक है। तो मैं इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो काट लूँगा। 6 से 36 को 6 बार काटूंगा। 8 6 48 होते हैं, तो डिग्री में कितना हो जाएगा? ये 48 डिग्री हो जाएगा। विकल्प में 100% 48 डिग्री होगा, उस पर टिक लगाना और जल्दी से आगे बढ़ जाना। इस वीडियो में हमने 10 सवाल यहाँ पर सॉल्व किए हैं। आपको ये वीडियो की जो सॉल्यूशन है वो कैसा लगा, कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे, जिससे आपके सवालों की प्रैक्टिस तो होती रहेगी और फॉर्मूले जो है बार बार रिवाइंड होते रहेंगे, याद होते रहेंगे आपको। एग्ज़ाम एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए मैं आपकी मैथ की कंटिन्यू लगातार प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और मैंने रीजनिंग की भी एक वीडियो की सीरीज़ शुरू कर दी है, जिसमें मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, पुलिस प्रणाली, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियो की अपडेट, ऐसी ही वीडियो में आपको कंटिन्यू पढ़ना है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल से भी जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।